वर्ल्ड कप 2023 जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने 9 में से सिर्फ 4 मैचेस जीत सकी थी और इन 4 में से भी 3 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने जो अपने से बहुत ज्यादा हल्की टीमें थी उनके खिलाफ जीते थे। और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जनाब पाकिस्तान पहुंचे तो उसके साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर इस वक्त एक जल्जला जो है वो आने वाला है। लावा जनाब जो पक रहा था वो ऑलमोस्ट फट चुका है। वो मोहम्मद आमिर साहब जो माजी के अंदर कप्तान बाबर आजम को कभी डायरेक्टली और कभी इनडायरेक्टली जनाब हिट करते रहे हैं, अब उन्होंने नेशनल टेलीविजन चैनल के ऊपर बैठकर बाबर आजम जो है उनकी कप्तानी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए और ना सिर्फ सवाल खड़े किए हैं बल्कि उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स के जो कप्तान हैं उनके नाम भी दे दिए। और इंटरेस्टिंगली वो इल्जाम जो मोहम्मद आमिर और जो बाकी क्रिकेटर्स बाबर आजम के ऊपर लगाते हैं कि जनाब बाबर आजम ने ये पाकिस्तान की टीम नहीं बल्कि अपनी यारी दोस्ती 11 सेलेक्ट की हुई थी, तो अब जो कप्तानों के नाम बाबर आजम के मुतबादल के तौर पर जनाब मोहम्मद आमिर ने दिए हैं उनमें से अगर 2 नामों को देखा जाए तो वो यूं लगता है कि जनाब यारी दोस्ती जो है वो मोहम्मद आमिर ने भी अब निभानी शुरू कर दी है। और इसके साथ ही आज एक और खबर आई कि जनाब वो तौसीफ अहमद साहब जिनको सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन अपॉइंट किया जा रहा था और इंजमाम अल हक के इस्तीफे के बाद जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे वो तौसीफ अहमद साहब थे, लेकिन इंटरेस्टिंगली आज जनाब पाकिस्तान ने सिलेक्शन कमेटी जो है वो भी बर्खास्त कर दी। सिलेक्शन कमेटी के जितने भी अरकान थे उनको छुट्टी दे दी और अब जनाब नई सिलेक्शन कमेटी के जो कई उम्मीदवार हैं उनके नाम सामने आना शुरू हो चुके हैं। मोहम्मद हफीज के बारे में यह बात की जा रही है कि एक दफा फिर से जनाब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर आ रहे हैं और किस जिम्मेदारी के साथ वो आ रहे हैं इसके बारे में आज की वीडियो में बात करूंगा। इसके अलावा यूनुस खान जो माजी में जनाब पाकिस्तान टीम को 2009 में वर्ल्ड चैंपियन बनवा चुके हैं, आज उनकी ज़का अशरफ साहब के साथ मुलाकात हुई और इस मुलाकात को भी जो क्रिकेट पंडित्स हैं वो किसी और निगाह से देख रहे हैं। दैट मींस के कहा जा रहा है कि यूनुस खान को भी कुछ अहम जिम्मेदारियां जो हैं वो पाकिस्तान का जो करंट सेटअप है इसके अंदर मिल सकती हैं और जनाब यूनुस खान को क्या जिम्मेदारी मिल सकती है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा बाबर आजम को चूंकि कप्तानी से हटाने की बात की जा रही है तो बाबर आजम ने जो अपने अगले 2 माह के अंदर मैचेस खेलने हैं वो टेस्ट और T20 सीरीज है। सो टेस्ट के अंदर बाबर आजम की एज अ कप्तान क्या परफॉर्मेंस रही और T20 के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही ये भी बात करेंगे। और इसके अलावा सरफराज अहमद के साथ भी कंपैरिजन करेंगे क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा था तो उसके बाद सरफराज अहमद को 1-2 सीरीज के लिए रिटेन किया गया, लेकिन बाद में जनाब उनको भी कप्तानी से हटा दिया गया था और उन्होंने भी कहा था कि सिर्फ एक सीरीज में खराब कप्तानी की वजह से या जीत ना पाने की वजह से मुझसे जो कप्तानी है वो छीनी गई है। तो क्या वही पैटर्न जो सरफराज अहमद के साथ किया गया था बाबर आजम के साथ रिपीट होने जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखें कि पाकिस्तान ने जो अपनी नेक्स्ट इंटरनेशनल असाइनमेंट है वो शुरू करनी है 14 दिसंबर को। ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान 3 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज है वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलनी है और जनाब जो पहला टेस्ट है वो 14 दिसंबर को शुरू होगा और जो आखिरी टेस्ट है वो जनाब 7 जनवरी को खत्म होगा। 4 जनवरी को जनाब ये मैच जो है वो शुरू होगा और 12 जनवरी को पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड के साथ जो T20 सीरीज है वो खेलेगा। सो इसी तनाजुर में अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में जो आखिरी 2 वर्ल्ड कप खेले गए हैं इनमें एक दफा जनाब 2021 में पाकिस्तान टीम जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंची और 2022 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने फाइनल खेला था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सो दैट मींस के अगर उस चीज को देखा जाए तो जिस तरह से केन विलियमसन को बहुत ज्यादा हाई रेट किया जाता है कि देखिए केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को उठाकर रख दिया है और हर जनाब जो इवेंट है उसके अंदर ये सेमीफाइनल तक लेकर जाते हैं, फाइनल तक भी जो टीम है उसको लेकर गए हैं। तो फिर अगर केन विलियमसन को उस निगाह से देखा जाता है तो बाबर आजम को भी फिर हमें उसी निगाह से देखना चाहिए क्योंकि बाबर आजम ने T20 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 71 मैचेस में कप्तानी की और इनमें 42 मैचेस जो हैं वो कप्तान बाबर आजम जितवा चुके हैं। 23 मैचेस पाकिस्तान हारा और विन लॉस रेशियो जो है वो 1.82 है। इसके बाद जनाब चुके जो सरफराज अहमद है उनको रिमूव करके बाबर आजम को T20 का कप्तान अपॉइंट किया गया था। तो सरफराज का अगर
मैचेस पे निगाह डाली जाए तो 37 मैचेस में इन्होंने कप्तानी की थी, 29 मैचेस जो है वो पाकिस्तान जीता था और सिर्फ 8 मैच हारा था। 3.62 की जो विन लॉस रेशो है वो सरफराज अहमद की कप्तानी के अंडर थी। अब जनाब जो सरफराज की कप्तानी गई थी वो ओडीआई फॉर्मेट की वजह से गई थी और इसके अलावा टेस्ट फॉर्मेट की वजह से गई थी। सो यही पैटर्न जो है वो अब हमें नजर आ रहा है कि जनाब नेशनल टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बैठकर जो क्रिकेट पंडित हैं वो कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है उसको कप्तानी से हटा दो, क्योंकि ये बेस्ट सिनेरियो है। अगर आप अभी बाबर आजम को कप्तानी से हटाते हैं या फिर जनाब जो ऑस्ट्रेलिया वाली टेस्ट सीरीज है उसके बाद हटाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो कई अरसे से कप्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज जीतने के ख्वाहिशमंद रहे हैं, वो सिर्फ ख्वाब ही देखते रहे हैं, हकीकत तो कभी जनाब हुई नहीं है। और यही कहा जा रहा है कि बाबर आजम जो है वो टेस्ट के अंदर भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास नसीम शाह नहीं है, आपके पास जिस बॉलर के ऊपर आप सबसे ज्यादा रिलाय करते थे वो चूंकि अनफिट है, तो बाबर आजम जो है वो उस तरह से टीम से परफॉर्म नहीं करवा पाएंगे। सो इसलिए अभी बाबर आजम को टेस्ट की हद तक जो कप्तान है वो रखा जाए, लेकिन टेस्ट में चूंकि पाकिस्तान फ्लॉप होगा तो फिर आप जनाब वर्ल्ड कप और टेस्ट का जो सिनेरियो है इसको सामने रखकर बाबर आजम से T20 की कप्तानी जो है वो भी वापस ले लें। और अगर टेस्ट की स्पेसिफिकली बात की जाए तो 20 टेस्ट मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बाबर आजम की कप्तानी में खेले, इनमें से 10 मैचेस पाकिस्तान जीत चुका है, 6 मैचेस पाकिस्तान हारा और 4 मैचेस जो हैं वो ड्रा हुए। सो दैट मींस के अगर ओडीआई को साइड पे रखा जाए और टेस्ट और T20 की बात की जाए तो बाबर आजम इतने बुरे कप्तान तो अभी तक साबित नहीं हुए। सो इसीलिए इस वक्त जनाब जो पूरे का पूरा एक लावा जो तैयार किया गया था वो फट चुका है और इसमें कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं मोहम्मद आमिर साहब। मोहम्मद आमिर ने नाम दिए, उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि T20 का कप्तान आप किसे देखते हैं, ओडीआई का और टेस्ट का कप्तान, तो T20 पे उन्होंने जनाब फौरन रिप्लाई करते हुए कहा कि इसको होना चाहिए। इससे मुराद था कि इमाद वसीम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो T20 साइड है उसका कप्तान होना चाहिए। फिर ओडीआई की बात की गई तो शान मसूद का जो नाम है वो दिया गया कि शान मसूद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी कर सकते हैं। इसके बाद टेस्ट के ऊपर बात की गई कि सरफराज अहमद के पास अभी जो क्रिकेट है वो 2 साल की बाकी है, सो आप सरफराज को अपॉइंट करें, उसके साथ कोई जनाब जो इनएक्सपीरियंस या यंग लड़का है उसको नायब कप्तान बनाए ताकि वो सरफराज अहमद से सीखे। तो भाईजान सरफराज अहमद को तो एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि उसने अपने आप को ओडीआई के अंदर भी सामा हो और T20 के अंदर भी प्रूव किया हुआ है। टेस्ट के अंदर 13 में से सिर्फ 4 मैचेस सरफराज ने जितवाए हैं, तो मतलब कप्तानी में जितवाए हैं। तो टेस्ट की बजाय अगर ओडीआई या T20 की बात की जाती तो वो ज्यादा जनाब जो सेंस है वो देता, लेकिन जनाब चूंकि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े पंडित हैं वो इस वक्त बाबर आजम के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि बाबर आजम ने बड़े थोड़े अरसे के अंदर अपने आप को एक सुपरस्टार के तौर पर दुनिया क्रिकेट का जनाब जो आसमान है उसके ऊपर अपने आप को चमकाया है। सो अब जबकि बाबर आजम नीचे लगा हुआ है तो सबकी ख्वाहिश ये है कि इसको उठने ही ना दिया जाए। तो भाईजान इमाद वसीम के ऊपर आ जाते हैं। इमाद वसीम अच्छा प्लेयर है, लेकिन इमाद वसीम के हवाले से जो पाकिस्तान का क्रिकेट सर्किट है ना उसके अंदर जो पॉजिटिव वाइब्स वाली बात है ना वो नहीं की जाती और कहा जाता है कि एक मखसूस लॉबी जो है उसकी सरप्रस्ती या उसके साथ जो है वो इमाद वसीम लिंक्ड है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता और मेरी ये ख्वाहिश है कि इमाद वसीम जनाब टीम के अंदर होना चाहिए, लेकिन आप एज अ कैप्टन उसको लेकर आए, इसके ऊपर जनाब बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा शान मसूद, उनको नजम सेठी साहब के टेन्योर में वाइस कप्तान भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बनाया गया था, लेकिन उस वक्त जो टीम थी उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो भाईजान वो शान मसूद तो उस वक्त टीम के अंदर सिलेक्ट ही होते हुए नजर नहीं थे आ रहे, लेकिन अब जनाब उनको आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप अजाफी बोझ जो है वो शान मसूद के ऊपर भी डालेंगे और उसके ऊपर डबल प्रेशर होगा। एक तो उसने अपने आप को साबित करना है कि भाईजान मेरे साथ जाती की जा रही थी, दूसरा उसने फिर कप्तानी को लेकर साबित करना है। सो आप दो चीजों को एक साथ जनाब जो है वो एग्जिस्ट करने की कोशिश करें, जो कि शान मसूद के कैरियर के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा कर सकता है। और आपके दोस्त हैं, आपको दोस्तों की परवाह जो है वो होनी चाहिए, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है कि अगर इमाद वसीम कप्तान बन जाता है तो क्या आप T20 से या अपने जो रिटायरमेंट है वो वापस लेके पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए आएंगे? ये जनाब जो सवाल है ना मोहम्मद आमिर से होना चाहिए। अब आते हैं जनाब सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी को फारिग किया गया है, लेकिन जो खबर आ रही है वो ये है कि जो नई सिलेक्शन कमेटी होगी
उसका 20 से 24 तक जो पहला इजलास है वो बुलाया जाएगा। डिफरेंट मीटिंग्स होंगी और यहां पर जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलनी है उसके लिए जो कॉम्बिनेशन है वो डिजाइन किया जाएगा। इसके ऊपर यूनस खान ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान टीम में ज्यादा तब्दीलियां करने की जरूरत नहीं है, आप कांट छांट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आप टीम को तब्दील करके रख दे, वरना टीम के हक में जाएगा और ना ही पाकिस्तान के हक में जाएगा। सो लगता यह है कि एक या दो तब्दीलियां जो हैं वो की जाएंगी। नसीम शाह की जगह पर कोई फास्ट बॉलर ढूंढा जाएगा जो उन सीमिंग विकेट्स पर और स्विंगिंग विकेट्स के ऊपर बॉल जो है उसको जनाब मूव करवा सके और एक ही लाइन एंड लेंथ पर बॉलिंग करने वाला हो। यह ना हो कि सिर्फ पेस उसके पास हो, लाइन एंड लेंथ हो ही ना, तो उस पेस का क्या फायदा है। सो इसीलिए इस तरह से मीटिंग्स बुलाई जाएंगी और अब सिर्फ 5 से 6 दिन जो है वो बाकी बचे हैं। इन 5 से 6 दिनों के अंदर जनाब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से रोज नए इस्तीफे और नई तकरीरी जो है उसकी बातें सुनेंगे, क्योंकि मोहम्मद हफीज के बारे में कहा जा रहा है कि सिलेक्शन कमेटी ने जब टीम अनाउंस करनी थी वर्ल्ड कप 2023 के लिए, तो उससे चंद घंटे पहले मोहम्मद हफीज जो है वो टेक्निकल कमेटी से अलहदा हो गए थे, लेकिन अब अगेन ये वापिस आ रहे हैं और वापिस किस ओहदे के ऊपर होते हैं ये देखने वाला होगा, क्योंकि मोहम्मद हफीज ने अपने आप को 2024 में जो PSL होनी है उसके लिए भी रजिस्टर करवाया हुआ है एज अ लोकल प्लेयर। सो मोहम्मद हफीज को क्या ओहदा दिया जाएगा, और अगर एज अ लोकल प्लेयर मोहम्मद हफीज खेलते हैं तो फिर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी जो सवालात हैं वो उठेंगे और मोहम्मद हफीज को शायद अभी तो कबूल कर लिया जाए, लेकिन अगर पाकिस्तान बाद में हारेगा तो फिर कहा जाएगा कि मोहम्मद हफीज ने भी इंजमाम की तरह जनाब अपनी एक अलहदा कंपनी बनाई हुई थी, इसलिए पाकिस्तान जो है वो शिकस्त से दो चार हुआ है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।